नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व कराया जाएगा। उसके साथ साथ जो बीपीएससी में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आपके टीआरई 3 में आ जाएँ। दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन उससे सॉल्व कराया जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं 100% रहेंगी। दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। और पहले भी कुछ वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं आपको, तो उन सारी वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा। प्रभाकर एकेडमी के प्लेलिस्ट में बना दिया गया है पीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के रूप नाम से। ठीक है, अब देखिए क्या है, वन क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? वन क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 31 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 31 दिया है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। जो कांटेदार जंगल है कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है, कर्नाटक में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी तमिलनाडु में जो है कि कांटेदार वन नहीं पाए जाते हैं। अब आइए इसके डिस्क्रिप्शन को ये समझ लेते हैं कि क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए जाते हैं। जब ये सारी चीजें जब आप समझे रहेंगे तो अगर इससे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा आपके एग्जामिनेशन में तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कांटेदार जंगल व झाड़ियों ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या 70 सेंटीमीटर से कम रहेगी वर्षा की मात्रा, तो वहां पे पाए जाते हैं। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार वन जंगल पाए जाते हैं और अनुकूलित परिस्थितियां नहीं पाई जाती है। कांटेदार जंगल की अनुकूलित परिस्थितियां नहीं पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे जंगल नहीं पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। घास के मैदान, क्या घास के मैदान, झाड़, झंझाट, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है तो उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है, रिजर्व सुरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन, ऑप्शन डी जो क्या दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन। क्या अवर्गीकृत वन, जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन क्या है कि घास के मैदान, झाड़ झंझाट, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। क्या कहता है? अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है और इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त की जाती है। क्या लोगों को कुछ छूट प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट जो है 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के क्षेत्रों, ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प डी सही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि भारत में 1959 की राष्ट्रीय वन नीति में निम्नलिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 39% और ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। कितना होना चाहिए? 33% जो है कि वनों से आच्छादित होना चाहिए क्षेत्र। ठीक है, नहीं अगर रहेगा तो क्या होगा, उससे हम लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, अब आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं कि भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति है। क्या
भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। 33% होना चाहिए स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय नीति थी। क्या राष्ट्रीय वन नीति थी? इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है जो निम्न है: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल, वृक्ष भूमि आदि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्राकृतिक आपदाएं से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। क्या 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? कौन सा प्रोन जोन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए वेस्टर्न पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी जो है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन होगा। अब ये कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करते हैं क्या कि भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। ओके दोस्तों, 38 क्या है क्वेश्चन को इसको डिस्कस कर लेते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी को कोंकण तट, और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी कोरोमंडल तट हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा कि भारत के संपूर्ण तटीय डिस्क्रिप्शन क्या है कि भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हैं। यहाँ पूर्वी घाट तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और बंगाल की खाड़ी हैं। और खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। क्या 58% पूर्वी तट को पार करता है? चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श माना जाता है, और यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। हीट वेव के बारे में समझते हैं। हीट वेव से देखिए, जो चुनाव हो रहा था उस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे। जो पुलिस लोगों की ड्यूटी लग रही थी तो उस समय वो लोग भी मारे गए थे। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस पर विचार करना है। कथन एक क्या है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। क्या माना जाता है? हीट वेव माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2, दोनों नहीं सही है कथन। अब आइए इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो समझ जाएंगे क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान से कम से कम 40 या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ऑप्शन ए चराई, ऑप्शन बी वनारोपण, ऑप्शन सी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी जो उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा वनारोपण। क्या हो जाएगा? वनारोपण करेंगे तो बाढ़ को रोक सकते हैं दोस्तों बी। अब इसका जो है क्या है डिस्क्रिप्शन, इसको ध्यान से समझिए। डिस्क्रिप्शन क्या है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जन धन की हानि
से बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। और पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा उनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती हैं। इस कारण अपवाह की मात्रा कम हो जाती है और बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावनाएं भी कम हो जाती है, बाढ़ आने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। ओके दोस्तों, और क्या है कि नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता अधिक से अधिक जल भराव का होना, जिससे कि आपके आसपास के अधिवासों, फसलों व जल जातियों, जन सामान्य की क्षति होती है, तो उसे बाढ़ कहते हैं। अब चट्टान, शैल एवं मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? ऑप्शन ए काली मिट्टी से, ऑप्शन बी लाल मिट्टी से, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी से। किससे? जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है गंगा का मैदान, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी क्या सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? क्या सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? अब भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर, पुराना जलोढ़ और खादर, नया जलोढ़ में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा कि काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर, काली मिट्टी, चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। क्या? जल धारण करने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? ध्यान से समझिएगा इसको कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई जो है नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेघालय राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि उपरोक्त विकल्प में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर यह कोमल व सूखने पर कठोर व डलीदार हो जाता है। इसकी लाल रंग के लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लैटराइट मिट्टियां क्रमशः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, और ऑप्शन बी अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, ऑप्शन सी कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अब्रक कोडरमा में। क्या? अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। ओके दोस्तों, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिए डिस्क्रिप्शन कि अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल बोला जाता है। कोडरमा को भारत का माइका कैपिटल बोला जाता था और वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अब्रक खाने को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते थे। कहाँ पे आते थे? जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते थे। नोट क्या है? भारत के अब्रक के कुल भंडारण के लगभग 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में स्थित
हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 45 कि जब मृदा अति क्षारीय हो जाती है तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिलाने चाहिए कार्बनिक पदार्थ, बिना भुजा हुआ चना, कैलामाइन का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ। राइट ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन कि किसी मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसके मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता है तो वह मिट्टी क्षारीय होती है। और मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाने चाहिए। अब नेक्स्ट इसका क्या है, जो सिंचाई एवं नदी से घाटी परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या है कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए नियतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन बी संभाववादी विचारधारा से, ऑप्शन सी वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से। क्या? संभववादी विचारधारा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर जिसका इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इसको भी ध्यान से समझ लीजिए कि टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति एवं अस्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रहा है। क्या है? उनका उपयोग करता रहा है और इससे उसका विकास भी हुआ है। गौरतलब है कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेरो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में कहा है। ठीक है, में सन 1925 में किया था। और उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है? पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं। देखिए दोस्तों इसमें नहीं दिया हुआ है, हमको जो नहीं है उसी को सही लगाना। पारंपरिक सिंचाई, ठीक है। ऑप्शन ए मोट सिस्टम खंदक प्रणाली, ऑप्शन सी चेन पंप प्रणाली, ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली, और ऑप्शन सी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन सी क्या ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों खंदक प्रणाली जो है मोट सिस्टम पहले से ही है ये, ठीक है, मीन्स पारंपरिक है। ऑप्शन बी चेन प्रणाली, ये भी चेन पंप पहले से ही है। और ऑप्शन सी क्या? ड्रिप प्रणाली, ये नया है तो इसलिए पारंपरिक सिंचाई नहीं है। तो ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को समझिएगा ध्यान से कि सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक एवं आधुनिक विधियां निम्नलिखित है। पारंपरिक सिंचाई विधियां खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहट तथा मोट प्रणाली। आधुनिक सिंचाई प्रणाली तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली। क्या? ड्रिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली। अतः स्पष्ट है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली सिंचाई की पारंपरिक विधि नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में। राइट ऑप्शन बी झारखंड और बंगाल वेस्ट में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्कशन जो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। क्या? झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है इसको ध्यान से समझिएगा कि
गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? दक्षिणी किनारे से मतलब उत्तर से नहीं, दक्षिण से बताना, ठीक है। कोसी नदी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन बी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सोन। क्या हो जाएगा? सोन नदी जो है कि सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि दक्षिण से मिलने वाली नहीं है। मिलने वाली गंगा नदी की सबसे दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन है, ठीक है। अब देखिए आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी जो सोन नदी 780 किलोमीटर की है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है, और गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या? सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच, ऑप्शन सी भारत और नेपाल के बीच, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और नेपाल के बीच कोसी और जो कि ये कोसी सिंचाई का मतलब कि जल विद्युत परियोजना का समझौता हुआ है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच। आइए इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन कि कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाई इथान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तर भाग में प्रवाहित होती है, हुई कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक बोला जाता है। क्या कहता है? बिहार राज्य का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी दुधवा बांध, ऑप्शन सी घुमरा पदर बांध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब ये कैसे होगा, इसके आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है, और इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आइए नेक्स्ट खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, जो कि आपके एग्जामिनेशन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या है? कोयला, ऑप्शन बी जो है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी क्या है? पवन ऊर्जा, और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी पवन ऊर्जा हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि पवन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की में पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं। क्या? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? खनिज तेल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा,
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी थोरियम। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी थोरियम राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिए कि मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, थोरियम खनिज पाया जाता है और भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH तथा परमाणु क्रमांक 90 होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक 90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 4 क्या है? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। क्या? पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। एक क्या है? कोटा, दूसरा नामरूप, और तीसरा क्या है? ओबरा, चौथा परीक्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट क्या है? ए 1 2 3 4, कूट बी क्या है? 2 4 1 3, कूट सी 2 3 4 1 और कूट डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 4 1। क्या? 2 3 4 1 मतलब नाम रूप, ओबरा, परीक्षा और कोटा 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा कि थर्मल पावर प्लांट भारत मीन्स थर्मल पावर प्लांट मतलब NTPC, ठीक है, कि राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। क्या? बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्टों का पूर्व से पश्चिम क्रम निम्न है। नामरूप असम में स्थित है। ओबरा जो है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। वह कोटा जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ऑप्शन ए हाइड्रोजन हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये कैसे होगा, आइए इसके डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ध्यान समझिएगा। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? असम में, ठीक है, जोरहट में की गई है। यह संयंत्र 500 किलोवाट और संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? ध्यान से देखिए। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म है। ऑप्शन ए सुरमा घाटी असम, ऑप्शन बी लुनेज क्षेत्र गुजरात, ऑप्शन सी केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक और ऑप्शन ई क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए डिस्कशन को डिस्कस कर लेते हैं। आइए डिस्कशन को डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। सुरमा घाटी, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरीजन, मोरान क्षेत्र असम में हैं। लुनेज, अंकलेश्वर, उल्याद, ढोकला, मेहसाना, कलोज क्षेत्र गुजरात में हैं और मंगला क्षेत्र राजस्थान में हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किहड़ा गोदावरी बेसिन केजी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन किहड़ा गोदावरी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उद्योग एवं व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या? उद्योग एवं व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी औरंगाबाद और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर में, ठीक है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिए कि बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता
है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मधुबनी और ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय। कहाँ पे बरौनी, बेगूसराय में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बिहार का एक औद्योगिक कस्बा शहर है। यहाँ पर बरौनी तेल शोधक कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है और यह संयंत्र रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया है तथा वर्ष 1964 से कार्यरत है। क्या, 1964 ईस्वी से कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है परिवहन से रिलेटेड है। किससे, परिवहन से रिलेटेड रहेगा कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। ऑप्शन ए मुंबई और नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई और कोलकाता, ऑप्शन सी सिलचर और पोरबंदर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिलचर और पोरबंदर। क्या, सिलचर और पोरबंदर। आइए डिस्कशन को इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से समझिए कि सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश गलियारा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है कि शिप्रवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीप, एमिसाल तथा ग्रांडे रीप द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है और ये स्थान कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए गोवा तट के बाहर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप तट के बाहर, ऑप्शन सी तमिलनाडु तट के बाहर, ऑप्शन डी उड़ीसा तट के बाहर। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा तट के बाहर। क्या, गोवा तट के बाहर। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि सूची रीप, एमिसाल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है और ये स्थान गोवा तट के पास स्थित है। उल्लेखनीय है कि जहाज के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को शिप्रवेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। क्या, शिप्रवेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, ध्यान से समझिएगा कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। आप काकीनाडा A1, सेकंड क्या मछलीपट्टनम और उसके बाद थर्ड क्या है नागपट्टिनम और ऑप्शन 4 क्या है विशाखापट्टनम। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए क्या है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 1 2 3, ऑप्शन सी 1 3 2 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना है तो भी उत्तर में क्या विशाखापट्टनम हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम हो जाएगा। तो इसका 4 1 2 3 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन बी 4 1 2 3 हो जाएगा। दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा कि प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए भारत के प्रमुख बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में है। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।